नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अहमदाबाद में होनी है और अहमदाबाद के सरदार पटेल मेमोरियल में यह बैठक होगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित करीब 169 नेता शामिल होंगे। बैठक में पार्टी संगठन में आमूलचूल बदलाव की रूपरेखा तय की जाएगी। जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने और टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी के गृह राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने का दम भी भरा जाएगा। कार्य समिति की बैठक के बाद शाम को सभी नेता साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और भजन संध्या में शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक के अगले दिन यानी 9 अप्रैल को साबरमती के तट पर करीब 6 दशक बाद कांग्रेस का अधिवेशन भी होगा। इसमें करीब 2500 नेता और आईसीसी मेंबर शामिल होंगे। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो कांग्रेस की यह बड़ी बैठक होनी है और क्या कांग्रेस में जान फूंकने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, यूं तो कांग्रेस अपने हाशिए पर है। अब वो ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आ पा रही है लोकसभा सीटों की बात करें, और दूसरी ओर गांधी जी की धरती से यह कार्य समिति की बैठक का होना, यह क्या संदेश देता है और क्या कांग्रेस में संजीवनी भरने की यह एक नई कोशिश है? कुणाल, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि कांग्रेस जो ये चाहती है कि इस समय उसे कहीं से भी संजीवनी मिल जाए, चाहे वो बिहार हो चाहे गुजरात हो। लेकिन गुजरात में 64 साल बाद वहाँ ये इस कार्यक्रम का होना ये बताता है कि कांग्रेस अब गुजरात को थोड़ा सीरियस ले रही है। पिछली बार भी जब राहुल गांधी गए थे गुजरात में और उन्होंने कहा था कि जो अगर मैं 30, 40, 50 लोगों को अगर हैंग कर देना भी पड़े तो हमें कर देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए, नए लोगों को जगह देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ रहते कांग्रेस में है और काम जो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। तो खास तौर से ये जो इस समय चल रहा है वो राहुल गांधी का दिमाग चल रहा है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें फिर से जमीन हासिल हो। और अगर वो गुजरात होती है, क्योंकि गुजरात से नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से अमित शाह हैं, तो वो एक तरीके से यही चाहते हैं कि अगर गुजरात में कांग्रेस कुछ कर ले जाती है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए भी वो सीधे टक्कर दे पाएंगे। तो इसलिए गुजरात पर उनका ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि कहीं से भी संजीवनी मिल जाए, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, कोई भी स्टेट हो। जी कुणाल। राजीव, लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्योंकि संगठनात्मक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, कितनी शक्ति है उसकी संगठन में, यह सब वाकिफ है और ज्यादा फैसले आला कमान के तरफ से लिए जाते हैं। तो ऐसे में जिला अध्यक्षों को मजबूती देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल भी हो पाएगा? कोशिश इनकी है कि ऐसा किया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली मुख्यालय पर भी जिला अध्यक्षों की एक सेपरेट एक्सक्लूसिव मीटिंग बुलाई गई थी, वहां बातचीत की गई थी। अब गुजरात में इस आयोजन को करके वो ये चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा हासिल कर सके जिससे केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्हें एक माइलेज मिले जी। और सियासत में कोई भी चीज कभी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। और कांग्रेस तो वो है जिसने अपनी जमीन गंवा दी है और फिर से हासिल करनी है। सही कह रहे हैं तो आप। ये फिर से जमीन हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे कुणाल। करेक्ट। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात की धरती पर 64 साल बाद दोबारा से हो रहा है, क्योंकि देश जब जब संकट में पड़ा, देश को जब जब कुछ तानाशाही ताकतों ने अंधेरों की तरफ खींचने का काम किया, तो गुजरात से हमें रोशनी मिली। वो रोशनी हमें कभी महात्मा गांधी के रूप में मिली, रोशनी हमें कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में मिली, जिन्होंने इस देश को उस अंधेरे से खींचकर फिर से रोशनी के पथ पर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन
जिसमें पूरे देश से 2200 से ज्यादा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, एआईसीसी डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 200 से ज्यादा डेलीगेट्स राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हो रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल को इस होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को हमारे देश के जननायक, जननेता, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे और हमें दिशा देंगे, ऊर्जा देंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़ी हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी और संघ की एक अहम बैठक होनी है। निराला नगर में समूह की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के भी नेता इसमें मौजूद रहेंगे। संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। संघ के पूर्वी यूपी के क्षेत्र प्रचारक अनिल भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता तो रहेंगे ही, और संघ के प्रचारक भी रहेंगे, सर कार्यवाहक भी रहेंगे। और ऐसे में निराला नगर के यह बैठक में, इस समूह की बैठक में यह माना जा रहा है कि संघ और बीजेपी की और नज़दीकियों को कायम करने की इसमें कोशिश की जाएगी और संभवतः उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा को लेकर के भी बातें की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और संघ की एक अहम बैठक होनी है और निराला नगर में समूह की बैठक होगी और इसमें कई लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता तो रहेंगे ही और संघ के भी कई अधिकारी इसमें शिरकत कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, लगातार हम देख रहे हैं हालिया दिनों में कि संघ के कार्यकर्ता या अधिकारी, आप जो भी कहिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्रीगण बैठकें कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, कभी बड़ी कर रहे हैं। ऐसे में क्या जिस प्रकार की जो थोड़ी बहुत भी खींचतान की आशंका यदि उभर कर आए, उससे पार पाने की कोशिश है, एक बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश है ताकि 27 के विधानसभा चुनाव को और मजबूती से लड़ा जा सके विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन। आनंद, देखिए कुणाल, मोहन भागवत का लखनऊ आगमन अभी आज हुआ है। हालांकि इसके पहले मोहन भागवत काशी में थे, काफी लंबा समय उन्होंने काशी में गुजारा है। जो सबसे अहम चीज है कि 100 साल यानी शताब्दी वर्ष आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा होने जा रहा है और इसको लेकर तमाम जो प्लान्स हैं वो मोहन भागवत संघ प्रमुख है उनके मन में है, चाहे वो संघ के विस्तार का हो, युवाओं के बीच जाने का हो या गांव गांव तक अपनी पहुंच बनाने का हो। उसको लेकर मोहन भागवत लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में वो राजधानी लखनऊ में है। हालांकि लखनऊ में यह माना जा रहा है कि आज निराला नगर जो जहां पर संघ भवन है, संघ का कार्यालय है, वहां पर आज एक बड़ी बैठक हो सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं और जो संघ के पदाधिकारी हैं, उनके बीच एक बैठक हो सकती है। इसे आप ये कह सकते हैं कि समन्वय बैठक है जो अक्सर समय समय पर संघ और बीजेपी के बीच होती रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर कुछ तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन चाहे संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने इस बात को सिरे से खारिज किया था कि किसी तरह की आपस में कोई खींचतान है। संघ, अगर आप कहें कि संघ की जो विचारधारा है उसी को पॉलिटिकल रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, यानी आप ये कह सकते हैं कि संघ का जो पॉलिटिकल रूप है एक तरह से उसी को भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां संभल के जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज कर दिया है और ऐसे में यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वह भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। तो संभल की यह खबर, लगातार जामा मस्जिद और उसके पास स्थित कुएं को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। खासकर कुएं को फोकस में रखा जाएगा। जो यूपी सरकार का मानना है कि यह कुआं सार्वजनिक होना चाहिए और ऐसे में उसने मस्जिद के दावे को खारिज कर दिया है और यह विवाद इतना गहरा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता
विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, एक और संभल, फिर जामा मस्जिद और अब जामा मस्जिद के पास स्थित यह कुआं, इस कुएं को लेकर के क्या ऊहापोह की स्थिति है और अब इस कुएं में सुप्रीम कोर्ट ही अब सुनवाई करेगा और रास्ता निकालने की कोशिश करेगा कि वह सार्वजनिक ज़मीन पर है या नहीं है। क्या कुछ हाइलाइट्स हो सकते हैं इस पूरी सुनवाई और केस को लेकर के, जो जानकारी आपके पास मौजूद है विवेक? कुणाल, दरअसल मस्जिद उसके सामने कुछ कार्रवाई शुरू की गई है, कुछ पे काम जारी है और कुछ पे होना बाकी है। तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि क्योंकि ये जो कुआं है वो मंदिर परिसर के बाहर है, हालांकि वो उस पे मुस्लिम पक्ष का अधिकार है और हमेशा से उसका इस्तेमाल वो करते आए हैं। जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि क्योंकि कुआं ऐसे ही कितने कितने और कुएं और पुराने स्थल हैं जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है, वो कराई जानी है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और हिंदू पक्ष ने भी इसमें अपना जवाब दाखिल किया, क्योंकि यूपी सरकार का ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस कुएं को लेकर तस्वीरें दिखाई गई वो बिल्कुल गलत है और यह सार्वजनिक कुआं था, लेकिन काफी समय से इसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इस कुएं का इस्तेमाल स्पेसिफिकली मुस्लिम पक्ष कर रहा था। हालांकि यह कुआं मुस्लिम पक्ष का नहीं है, यानी कि जामा मस्जिद की मिल्कियत नहीं है। इस मामले पर लगातार जो मुस्लिम पक्ष से ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस कुएं का इस्तेमाल जो है वो मुस्लिम पक्ष कर रहा था, इसके ऊपर उनकी मिल्कियत है, ऐसे में उस पर उनका अधिकार दिया जाए, उसका पुनरुद्धार न किया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष का ये कहना था कि जो चीजें दी जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो गलत है। उसका कारण ये है कि ये जामा मस्जिद के सामने कुआं जरूर है, लेकिन ये सार्वजनिक कुआं था, इसका इस्तेमाल पहले भी सार्वजनिक रूप से किया जाता था, इस वजह से ऐसा नहीं किया जा सकता। और जब इस जो नोटिफिकेशन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इसमें जारी किया गया था, उस पर सिर्फ रोक लगाई थी, यानी कि उस दौरान जब सुनवाई हो रही तभी स्पष्ट कर दिया था कि संभल में जो और भी प्राचीन चीजें हुई जिनका पुनरुद्धार किया जा रहा है उसके लिए जो नोटिफिकेशन उस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ इस कुएं को लेकर स्टे लगाया था कि जो स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी किया पुनरुद्धार का, वो उस पर नहीं लागू होगा, हालांकि और चीजें चल रही हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि इस मामले में क्या चीजें सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ खुला। बीते दिन की गिरावट के बाद संभल कर कारोबार करते हुए घरेलू शेयर बाजार ने हरे निशान पर शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1283.75 अंक उछलकर 74,421.65 अंक पर आ गया। ऐसे ही यदि निफ्टी की बात की जाए तो 415.95 अंक बढ़कर यह 22,577.55 अंक पर आ गया। तो गिरावट के बाद आखिरकार शेयर बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा। सेंसेक्स 1200 अंक बढ़ गया, निफ्टी ने भी उछाल भरी है और ऐसे में घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर उसने शुरुआत की है और शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। और अब खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां एक गुरु शिष्य की परंपरा को तार-तार करने का मामला सामने आया है। एक कलयुगी गुरु द्वारा इसे कलंकित करने का यह मामला है। शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह वायरल वीडियो मल्लूडीह स्थित कृषक इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। आरोपी शिक्षक की पहचान मैनुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है, जो कि कृषक इंटर कॉलेज में एक कमरे में एक छात्रा के साथ मुंह काला करते नजर आ रहा है।
इस कलयुग की शिक्षक ने न सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार किया, बल्कि हिंदू मुस्लिम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पेट्रोल छिड़कने का भी काम किया है। यह पूरा वाकया कुशीनगर उत्तर प्रदेश का है, जहां एक छात्रा का शारीरिक शोषण करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की के साथ गलत एवं अश्लील हरकत करते हुए वीडियो प्रसारित हुआ। उक्त वीडियो की जांच की गई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वीडियो कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडी थाना कसिया का है और उसमें दिखाई दिए जाने वाला व्यक्ति उसी कॉलेज में नियुक्त एक शिक्षक मैनुद्दीन अंसारी है। प्रकरण में लड़की के परिजन की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना कसिया पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां एक भयंकर सड़क हादसा हो गया और इसमें 2 युवकों की मौत की सूचना मिल रही है। अलीगढ़ की यह खबर हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर आ रही है। यह घटना थाना बन्ना देवी के खैर बाईपास पर घटी है। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा है। गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार देकर मेडिकल कॉलेज भेजा। हादसे का शिकार हुए तीनों दोस्त शादी समारोह से लौट रहे थे, लेकिन सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला हाथरस निवासी गांव लहा वाजिदपुर के निवासियों के रूप में हुई है। तो अलीगढ़ में यह भयंकर सड़क हादसा हुआ है, जहां खैर बाईपास पर एक बाइक की दुर्घटना हो गई है और इस पर सवार 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। 2 लोगों की तो मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ये तीनों शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और तभी थाना बन्ना देवी के खैर बाईपास पर यह दुर्घटना हो गई। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता खालिक अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी खालिक, यह बेहद ही दुर्भाग्यवश घटना इसे कहा जाए और इसमें 3 दोस्त चपेट में आए, 2 की तो मौत हो गई है। पूरा घटना हुआ कैसे, इसके बारे में बताइए और अभी फिलहाल जो एक व्यक्ति घायल है उसकी कैसी स्थिति है और पूरा अपडेट दे दीजिए। देखिए कुणाल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो दुर्घटना हुई है अलीगढ़ में कहीं न कहीं हर रोज जो है सड़क दुर्घटना सामने आ रही है। फिलहाल जो मामला हुआ है बताया जा रहा है 3 दोस्त एक बाइक पर सवार थे और हाथरस निवासी गांव लहा वाजिदपुर से ये लोग जो है लौट रहे थे और थाना दिल्ली के क्षेत्र में एक बाईपास रोड है जहां पर ये घटना हुई है और तीनों बाइक सवार जो है जा रहे, तभी अचानक ये हादसा हुआ है। इस दौरान इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक जो है अब भी गंभीर अवस्था से जूझ रहा है। जिस तरह से घटना हुई है आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना जो है थाना बन्ना देवी पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उससे पहले दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं एक का भी इलाज जारी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका खालिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।